सर, आप चूंकि यूरोप की बात कर रहे हैं तो उर्सुला का एक जो बयान है, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उर्सुला ये कह रही हैं कि दावोस के ठीक बाद अगले ही वीकेंड में भारत की यात्रा करूंगी। अभी कुछ काम बाकी है। वो कह रहे हैं हम ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कुछ जो उर्सुला का कहना है कि वास्तव में ये एक ऐसी डील होने जा रही है जो मदर ऑफ ऑल डील्स होने जा रही है। वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा होगा और ऐसा समझौता होगा जो 2 अरब लोगों का बाजार तैयार करेगा। मतलब यूरोप ये देख रहा है कि हमें भी अमेरिका के साथ अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करते जाना है और उसमें भारत एक बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है। कम नहीं हुआ है, उसका बड़ा मुद्दा है। वैसे आज की एक इंटरेस्टिंग खबर है, शायद आपको जानकारी होगी कि जब ट्रंप साहब वहां जा रहे थे दावोस एयरफोर्स 1 से, तो वो टेक्निकल ग्लिच आ गई, ग्लिच हुए कहीं और उनके लैंड करना पड़ा, फिर वहां से वापस वाशिंगटन आए। वाशिंगटन से फिर दूसरा जहाज लेकर वो गए। वैसे भी इतने बड़े ट्रंप साहब का जहाज अगर खराब हो जाए, टेक्निकल ग्लिच आ जाए उसमें, इलेक्ट्रिक कुछ सिस्टम में खराब हो गया, खैर वो वहां पहुंच गया। मैं वैसे ही खबर सर, इतनी हाई लगेगी तो कुछ तो होगा। मैंने एकदम वो भारतीय वाली बात कर दी, टिपिकल इंडियन। लेकिन ये जो मैक्रों हैं वो खुलकर ट्रंप पर हमलावर हैं और इससे चिढ़कर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक प्राइवेट मैसेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस मैसेज में मैक्रों ने ट्रंप को लिखा था कि ईरान और सीरिया को लेकर अमेरिका और फ्रांस की राय एक है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो कर रहे हैं वो यूरोपीय नेताओं के लिए ठीक नहीं दिख रहा। मैक्रों ने ट्रंप को भेजे अपने प्राइवेट मैसेज में यह भी लिखा था कि अगर ट्रंप परमिशन दें तो दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के बाद G7 के सारे नेताओं के साथ ग्रीनलैंड पर एक मीटिंग कर ली जाए। इस मैसेज में मैक्रों ने ट्रंप को डिनर का भी न्योता दिया, लेकिन ट्रंप ने मैक्रों का मजाक उड़ाने के लिए उनका ये प्राइवेट मैसेज पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ऐसे तो पॉलिटिक्स इस पर भी बोलना चाहिए। ये ट्रंप जो है खुल्लम खुल्ला उकसा ही रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं वो, न दोस्ती भली न दुश्मनी भली वाला हाल है उनके साथ। देखिए क्या है कि जिस अमेरिकी हित को हथियार बनाकर और ट्रंप पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाहरी विरोध यानी नेटो जैसे संगठन के विरोध के साथ साथ अब ट्रंप के सामने आंतरिक विरोध भी पैदा हो गया है। जब 1 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हुआ और राष्ट्र का संबोधन के पहले ही अमेरिका में उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। जिस ईरान के लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे थे कि अब आप सरकारी संस्थाओं में कब्जा कर लीजिए, वहाँ वाशिंगटन सहित तमाम जगहों पर अमेरिकी लोग ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं। और विरोध का एक बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया से बैर क्यों लिया जा रहा है, जो ग्लोबल छवि है अमेरिका की उसको क्यों नष्ट किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। तो आप सोचिए, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है आंतरिक विरोध का। तो ट्रंप के लिए जो काल बनने वाला है वो नेटो या भारत या ईरान नहीं बनेगा, उसके लिए काल बनेंगे अपने लोग, क्योंकि जब आंतरिक विरोध पैदा होगा और बढ़ेगा वो ट्रंप के लिए ज़्यादा घातक साबित होगा। तो ट्रंप जो है अभी पूरा बाहरी आभा मंडल दिखा रहे, आंतरिक तौर पे जो विरोध पैदा हो रहा है वो अभी दबा हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब ईरान की तरह अमेरिकी लोग भी ट्रंप के खिलाफ आपको सड़क पर दिखेंगे, तब देखिएगा कि जिनको हम मान के चल रहे कि इनकी हैसियत क्या है, वो देश भी हैसियत वाले नजर आए। ये जो आपने बात कही ना, मैं जरा अपने पीसीआर टीम से निवेदन करूंगी कि एक बाइट और है, एक बयान और है। ये अपनों का ही जो आपने जिक्र किया ना कि उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े होंगे। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं एमी, उन्होंने ट्रंप की बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने ग्रीनलैंड और ट्रंप में क्या अंतर है ये उन्होंने बताते हुए जो बातें कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ग्रीनलैंड और ट्रंप में क्या अंतर है, बता दूं, ग्रीनलैंड बिकने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि और इससे पहले कि ट्रंप का कोई चाहने वाला मुझ पर अंडे फेंक दे तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अंडे काफी महंगे हैं। अगर ये बयान तैयार है अमेरिकी राजनीतिज्ञ एमी का, वो जरा प्ले करें। दुनिया का दादा है लेकिन घर ही में घिर रहा है। रूस भी तो कह चुका है, रूस भी ये क्लियर कर दिया है कि डेनमार्क का हिस्सा नहीं है ग्रीनलैंड। उन्होंने तो एक तरह से ग्रीनलैंड को इंडिविजुअल एक वो तो लावरोव कह रहे हैं ना कि सर कि यूरोप को कोई खतरा नहीं है रूस से, ना ग्रीनलैंड को कोई खतरा है रूस से। ये सब अमेरिका अपने हित के लिए कर रहा है। हाँ, तो रसिया का आना और ये कहना कि ग्रीनलैंड को आप एक डेनमार्क का हिस्सा समझते हुए आप कहें कि उसे खरीद लेंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, हथिया लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिपेंडेंट कंट्री निरूपित करने का मतलब है रसिया का कि हम भी उस कंट्री को बचाने के लिए आ सकते हैं। देखिए, पुतिन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। पुतिन ने कहा ये यूरोपियन देश जो है कितना भी भूख लें,
ट्रंप आएगा तो सब उसके सामने फिर पूछ लाने लग जाएंगे उसके आगे पीछे अपने स्वार्थ के लिए, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये सब ट्रंप के सामने पूछ लाएंगे, देख लेना। तो ये यूरोप को आईना दिखाने जैसा जिस तरीके से उसने पुतिन ने कहा यूरोप को कि आप बड़ी बड़ी बातें मन से मत कीजिए, जब ट्रंप आपको धमकी देगा या आपके सामने आएगा तो सब पूछ लाओगे अपने स्वार्थ के लिए, और ये हो भी रहा जिस तरीके से वो तो दिखाया ही था जब सभी वॉशिंगटन डीसी गए थे तो बिल्कुल क्लासरूम में जैसे बच्चे बैठते हैं, बिल्कुल जिस तरह से बिठाया था और जिस तरह से वो बैठे थे। देखिए यूरोप में आज की डेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो वाकई अपने दम पे कुछ कर पाए। सवाल इशू असल में सिंपल है कि यूएस का जो 38 ट्रिलियन डेट है और उसमें बहुत बड़ा जो तादाद है वो मानते हैं कि अमेरिका इन सब की जो सिक्योरिटी है वो उनके हाथ में है, वो उनका खर्चा चलाते हैं, सबकी सिक्योरिटी उन्होंने अपने सिर पे ली हुई है। और ये कहना कि कनाडा, ग्रीनलैंड वगैरह इनकी भी जितनी डिपेंडेंस रही है, इनफैक्ट ग्रीनलैंड पे तो मिलिट्री बेस है यूएस का, तो ये कहना कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट और सारे नेशंस, सॉवरेंटी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उसमें है, लेकिन इकोनॉमिकली ये सब डिपेंडेंट रहे हैं यूएस पे और अभी है। और जितना ये बेशक अपने आप को माँ कार्नी ने इनफैक्ट 6 साल देर हो गई कनाडा को या किसी यूरोपियन देश में कोई एक लीडर खड़ा नहीं हुआ जिन्होंने ये कहा हो कि अमेरिका की जो प्रीएमिनेंस थी, अमेरिका की जो सुपर पावर थी, उसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है। ये 6 साल पहले बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दी। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अपने आप को, अपनी प्रीएमिनेंस को बचाने के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे पूरा कब्जा बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वेनेजुएला में या लैटिन अमेरिका में चाइना को कोई इन्फ्लुएंस हो, रशिया को कोई इन्फ्लुएंस हो। वेनेजुएला में कितने लोग बोले? बिल्कुल, किसने क्या बोला? वेनेजुएला में इतना कुछ हो गया, मडूरो को हैंड कफ करके ले गए, कौन खड़ा हुआ? यूरोप में से एक नेता खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कार्नी ने जो कुछ भी कहा, एक बार जल्दी से मैं वो थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि वो जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल पावर से पुरानी दुनिया के ऑर्डर पर दुख मनाना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि दबाव बनाने के लिए नई टैक्टिक्स और डराने धमकाने के विरोध के लिए नए अलायंसेस बनने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी ताकतों ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, टेरिफ को लेवरेज की तरह इस्तेमाल किया है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को दबाव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सप्लाई चेन को कमजोरियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम और आप किसी के अपने निजी इंटीग्रेशन फायदे के लिए झूठ में नहीं जीत सकते। ये तमाम बातें उन्होंने दावोस के प्लेटफॉर्म पे कही, लेकिन हम फिर कह रहे हैं ये तब तक कह रहे हैं जब तक अभी तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे नहीं है दावोस में। वो डोनाल्ड ट्रंप पहुंचते हैं दावोस में और फिर वो क्या कहते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। अच्छा, ग्रीनलैंड पर जंग के बीच हंगेरी ने यूरोपियन यूनियन को झटका दिया है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन के सभी देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक देश है हंगरी जो इसे यूरोपियन यूनियन का झगड़ा मानता ही नहीं है। ये देख लें। हंगेरी के विदेश मंत्री का बयान है कि यूरोपियन यूनियन को परेशान किया जा रहा है। विदेश मंत्री पीटर सेजिजार्तो ने कहा कि डेनमार्क और अमेरिका की इस लड़ाई में यूरोपियन यूनियन को कूदना ही नहीं चाहिए। ये उनकी लड़ाई है, उन्हें निपटने देना चाहिए। हंगेरी भी तो यूरोपियन यूनियन का ही सदस्य देश है। एक राय यहां पर भी नहीं है। हालिया कुछ वर्षों में यूरोपियन यूनियन से उसके रिश्तों में खटास देखी जा रही है, कई मुद्दों पर असहमति भी है। अब ग्रीनलैंड के मसले पर हंगेरी ने कैसे किनारा किया वो आप सुने।